2025-26 का बजट सरकार संसद में प्रस्तुत कर चुकी है। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक कॉमन पीपल हो या वो एक इन्वेस्टर हो, हमेशा बजट वाले दिन सरकार की तरफ बड़ी आशा भरी नजर से देखता है कि सरकार बजट में ऐसा क्या करने वाली है जो उसके जीवन को प्रभावित कर सके। दोस्तों, बजट आ चुका है। मार्केट इस बजट के ऊपर अपना रिएक्शन दे भी चुका है। पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे मार्केट नेगेटिव है, रेड जोन में है। लेकिन दोस्तों, मार्केट हमेशा बजट को कैपिटलिज्म की नजर से ही देखता है, जबकि सरकार को सोसाइटी का जितना भी वर्ग है उन सबको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो दोस्तों, एक कॉमन पीपल की नजर से, मार्केट की नजर से इस बजट की पूरी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि बजट में ऐसा क्या है जो आपकी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बजट में और क्या बेहतर हो सकता था, इस पर भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, इस बजट के बारे में या बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले मुझे लगता है आपको 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उस पर भी थोड़ी नजर डालनी चाहिए। आपको उस सर्वे पर यह ध्यान देना चाहिए कि 2024-25 की फाइनेंशियल पोजीशन इंडियन इकोनॉमी की क्या है, जिसको ध्यान में रख करके यह गवर्नमेंट बजट 2025-26 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट की पोजीशन या इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन को समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन 2024 में क्या रही है। दोस्तों, 2024 का जो साल है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे पर नजर डालता हूं तो आपको समझ आएगी कि इकोनॉमी की इस साल ग्रोथ रेट डाउन हुई है। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 8.2% थी और 2024 की जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट होकर के आ रही है वो 6.7% है। उससे भी बड़ी बात, सेकेंड क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की वो गिर करके 5.4% पर पहुंचती है, जो पिछले 4-5 साल का सबसे मिनिमम लेवल है। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 2025-26 की भी जो ग्रोथ रेट है वो भी लगभग 6.7% से 6.8% के समथिंग रहने का अनुमान है। यानी हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रोथ रेट डाउन होना या मैं कहूं डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट की पोजीशन को फेस कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी डोमेस्टिक डिमांड। कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रो करने में, रिकवरी करने में डोमेस्टिक डिमांड का बहुत बड़ा रोल रहा है। बट अभी हमारी डोमेस्टिक डिमांड, चाहे वो रूरल एरिया की हो चाहे अर्बन एरिया की हो, आप एफएमसीजी सेक्टर को उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि डोमेस्टिक डिमांड लगातार गिर रही है। और डोमेस्टिक डिमांड गिरने का रिजल्ट यह है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार घट रही है। दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो हाई फूड इन्फ्लेशन। पिछले 6 महीने से जो फूड इन्फ्लेशन है वो 9% से एबव बना हुआ है, जो इकोनॉमी की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम पर अगर मैं बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। नवंबर में हमारा जो रुपया था वो $1 इक्वल टू 82 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, जो आज घट करके $1 86.6 लेवल को भी पार कर गया है। यानी लगातार एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनमें सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाली जो करेंसी है वो इंडियन इकोनॉमी है, वो सॉरी इंडियन करेंसी है। लगातार रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, जो इकोनॉमी की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये रुपया ऐसे ही डेप्रिशिएट होता रहा तो फिर जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चौथी प्रॉब्लम
जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जो लगातार 2-3 साल से चली रही है, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से, या इधर हमास इजराइल की वजह से, इजराइल ईरान की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। और इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके दोस्तों ये बजट हमारी गवर्नमेंट ने तैयार किया है। चलिए पहले समझते हैं कि बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके बाद इसकी एनालिसिस शुरू करेंगे। देखिए, अगर मैं बजट हाइलाइट्स पर बात करूं तो इस साल का जो बजट का टोटल एक्सपेंडिचर है वो 50.6 लाख करोड़ रुपीस का है, जो लास्ट ईयर से लगभग 6 से 7% ज्यादा है। पिछली साल बजट एक्सपेंडिचर 48 करोड़ समथिंग का था और इस बार 50.6 करोड़ रुपीस का समथिंग का बनाया गया। तो बजट एक्सपेंडिचर पिछली साल से थोड़ा सा बढ़ा है। अगर मैं गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर पर बात करता हूं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 39.4 लाख करोड़ रुपीस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.2 लाख करोड़ रुपीस है। दोस्तों, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो जो लास्ट ईयर का रिवाइज्ड डेटा गवर्नमेंट ने बजट एक्सपेंडिचर का बजट में दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो समथिंग 10 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपीस का है। इस तरह से देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बढ़ाया है और ये तो तय है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो इकोनॉमी को ग्रोथ या इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं गवर्नमेंट की रिसिप्ट की बात करता हूं तो जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है वो 34.9 लाख करोड़ रुपीस की है। इसमें बोरिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट बराबर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी बजट में डिफिसिट होता है उतने अमाउंट के बराबर गवर्नमेंट बोरिंग करके अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर लेती है। ये मोटे तौर पर बजट की कुछ हाइलाइट्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं फिजिकल डिफिसिट की बात करता हूं तो लास्ट ईयर का फिजिकल डिफिसिट 4.8% ऑफ जीडीपी रहा है और करंट ईयर में जो नया गवर्नमेंट ने बजट बनाया है 2025-26 का, इसमें फिजिकल डिफिसिट 4.4% एक्सपेक्टेड है। ये दोस्तों मोटे तौर पर बजट की कुछ हाइलाइट्स हैं जो मुझे लगता है आपको समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों बात यह आती है कि इस बजट में इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव क्या है। तो देखिए, जिस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपनी बजट स्पीच दे रही थी तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को ध्यान में रख करके इस बजट को बनाने का एक पूरा का पूरा प्लान इंट्रोड्यूस किया था। तो उन सेक्टर को एक बार और देखते हैं कि कहां कहां पर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। देखिए, इस बजट में इंपॉर्टेंस दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट प्रमोशन को। गवर्नमेंट चाहती है कि लगातार हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और साथ ही साथ डोमेस्टिक डिमांड। ये दोस्तों मोटे तौर पर इस बजट की कुछ हाइलाइट्स हैं। अब इसकी बात करते हैं कि बजट में गवर्नमेंट ने कौन सा सेक्टर क्या किया है। देखिए, हमने आपसे ये कहा कि सबसे पहले जो हमारा बजट है इसमें, या मैं इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉब्लम फूड इन्फ्लेशन की है। फूड इन्फ्लेशन लगातार 9% से ज्यादा पिछले 6 महीने से रहा है और अगर आप इस फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते तो सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन है उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाती। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहां विशेष प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इस बजट की यह है कि यहां जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी, एग्रीकल्चर को सब्सिडी देकर के उसको बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां अपना ट्रैक चेंज किया है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में आज इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके इस सेक्टर को ग्रो करना चाहती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जैसा कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ने वाला है, जितना आर्थिक या इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने बताया है, तो डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगा ही होगा। इस सेक्टर के लिए भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। दूसरा, इस सेक्टर में यानी इस बजट में गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष काम किया है। आप चाहे मुद्रा बैंक योजना को समझें, गवर्नमेंट ने मुद्रा बैंक योजना में लोन की लिमिट को बढ़ाया है। क्रेडिट लिंक की जो लिमिट है उसको भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और स्पेशली एमएसएमई के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहती है। आप खुद देखिए, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या एग्रीकल्चर उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है?
ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर पॉपुलेटेड है, वो एम्प्लॉयमेंट देने की हालत में नहीं है। सेकंड, जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है, और स्किल्ड लेबर इंडिया में नहीं है। इस लेबर को या इस अनएम्प्लॉयड पर्सन को फैक्ट्री मॉडल के अंदर ही खपाया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, और सरकार इस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है ताकि इस सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वही हमारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना भी चाहती है, और इसका एक दूसरा फायदा भी है दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। आप देखिए, सरकार ने फुटवियर के लिए, फर्नीचर के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस बजट में विशेष प्रोविजन बनाए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़े और साथ ही साथ ये सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल पॉलिसी का भी गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। दोस्तों, इस बजट की एक तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होगा कि लगातार हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार घट रही है, और सरकार चाहती है कि ये डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़े। कैसे बढ़ा सकती है सरकार इस डोमेस्टिक डिमांड को? देखिए, गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को विशेष राहत दी है। आपने ये देखा होगा कि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, यानी आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो बनती है। सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी प्रावधान बनाया गवर्नमेंट ने। अब सोच के देखिए, अगर आपको टैक्स से कुछ छूट मिलती है तो आप इस पैसे का यूज मार्केट में अपनी डिमांड को क्रिएट करने में करेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार चाहती है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़े, और उसी की वजह से गवर्नमेंट ने जो टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ा करके 12 लाख किया है। तो डोमेस्टिक डिमांड को भी गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है। इकोनॉमी की सबसे पहली प्रॉब्लम ग्रोथ रेट डाउन हो रही है, और ग्रोथ रेट डाउन होने का रीजन है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो घट रही है। सरकार मिडिल क्लास को छूट देती, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास की जो संख्या है वो बाकी के दोनों क्षेत्र से ज्यादा है। तो अगर मिडिल क्लास को छूट मिलती है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़ेगी, और ये डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगी, मार्केट में डिमांड को क्रिएट करेगी। आप मार्केट को भी उठा के देखिए, तो मार्केट में जो एफएमसीजी सेक्टर है पिछले 2 दिन से ग्रीन निशान में ट्रेड कर रहा है। वजह यही है कि लोगों को भी एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट की वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से एफएमसीजी सेक्टर पर सबसे पहले तेजी बनेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां टैक्स का जो लिमिट है उसको 12 लाख किया है। आप देखो, दूसरी प्रॉब्लम फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के साथ ही सॉल्व हो सकती है। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म का टारगेट है, यहां गवर्नमेंट इस एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है ताकि कंट्री को फूड इन्फ्लेशन के लिए लॉन्ग टर्म में जाकर के एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी यहां गवर्नमेंट सॉल्व करना चाहती है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के लिए जरूरी है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, तो गवर्नमेंट अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इस सेक्टर में वो पोटेंशियल है जो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है, और एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ कंट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो बजट है, इस बजट में गवर्नमेंट ने बैलेंस करने की कोशिश की है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, और साथ ही साथ इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगे। दोस्तों, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट एक काम और कर सकती थी। आप यहां पर देखिए, सरकार ने 2025-26 का जो बजट है, इस बजट में फिस्कल डिफिसिट का जो टारगेट है वो 4.4% सेट किया है। फिस्कल डिफिसिट का जो टारगेट है वो 4.4% सेट किया है, जबकि लास्ट ईयर, या मैं कहूं बजट डिफिसिट 4.8% एक्सपेक्टेड है 2024-25 का। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट कर रही है। जनरली ये माना भी जाता है कि फिजिकल डिफिसिट कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर फिजिकल डिफिसिट बहुत ज्यादा है तो ये इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों, यहां ये सोचना चाहिए कि इकोनॉमी लगातार डोमेस्टिक डिमांड के मामले में सफर कर रही है। यहां पर गवर्नमेंट अगर इस फिजिकल डिफिसिट के टारगेट को 4.4% की बजाय अगर 4.6% करती,
तो मैसेज तो अभी भी यही जाता कि सरकार लगातार फिजिकल कंसोलिडेशन पर काम कर रही है और 4.8 से घटा के 4.6 किया है। लेकिन ऐसा करके दो बेनिफिट किए जा सकते थे। एक तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो 11.2% जो लगभग पिछले साल के जितना था, पिछले साल बजट में 11.1% गवर्नमेंट ने फिजिकल डिफिसिट सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था और इस बार 11.2। अगर ये 4.6% गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट को रखती तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा एज होता कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती थी। और इसके साथ साथ दोस्तों एक कंसेप्ट गवर्नमेंट और इंट्रोड्यूस कर सकती थी जिसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं। मैं मोदी जी को कई बार मन की बात जब होती है तो मैं कई बार मेल कर चुका हूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सॉल्यूशन एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो सकता है। सरकार इस एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर सकती थी। तो फिजिकल डिफिसिट अगर 4.4 की बजाय 4.6 होता तो उसका पहला बेनिफिट तो यही होता कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो और बढ़ता, एक मार्केट के लिए भी अच्छा मैसेज जाता क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट सफर कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर लगातार लॉस में है। आप खुद सोच के देखिए अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉस में है तो मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट होगी? डिमांड जब ही क्रिएट होती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। पिछले 4 महीने से लगातार रिटेल इन्वेस्टर लॉस में चल रहा है, मार्केट बियरिश है और अच्छी खासी मार्केट करेक्शन दे चुकी है। अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर इनकम हमारी रिड्यूस होती है तो उसका इफेक्ट डोमेस्टिक डिमांड पर पड़ता है। सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके मार्केट को एक अच्छा मैसेज दे सकती थी, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता और वो भी मार्केट में डिमांड क्रिएट करने का काम करता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बजट में आपको समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में